तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी। तो स्टूडेंट आज का जो ये वीडियो है ना, ये 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होगा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 5 यानी कि 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। अगर आपको भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। बस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस की जो लिस्ट है ना, वो मैं आपको बता देता हूं कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन दिया गया है ना, यही पांचों क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। और ये कोई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें हम 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखो ये 2017 में आ चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी 2017 में आ चुका है। ये जो है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। उड्स अपक्रिया, उड्स फिटिंग अपक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीडीटी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी कई बार आ चुका है, आप खुद ही देख लो, और ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। और 5वां क्वेश्चन जो है ना, ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है ये आता है 2 नंबर में, थर्ड क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, और ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है भैया, थोड़ा सा यहां पे आपको दिमाग लगाना है। और बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 जो आपके केमिस्ट्री का है। देखो क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक ए के 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। यौगिक ए क्या है, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। देखो बच्चों, अगर आपने उड्स अपक्रिया पढ़ा होगा ना, तो उसमें कहा गया है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्केन बनता है। ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ उसी का एग्जाम्पल है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां पे फंसाया जा रहा है। क्यों फंसाया जा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, ताकि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। लेकिन अगर आप टॉपिक पढ़े हो भैया, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। देखो है क्या, शुष्क ईथर की उपस्थिति है, सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जा रही है, एक यौगिक ए की। अब ए वाला जो यौगिक होगा ये एल्किल हैलाइड ही होगा, लेकिन बन क्या रहा है कि 2 मोल आपस में अभिक्रिया करके एथेन बना रहे हैं। यानी कि एल्किल हैलाइड के जगह पर आप मेथिल आयोडाइड या मेथिल क्लोराइड ले सकते हो। ओके, तो यौगिक ए क्या है, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो भैया मैंने आपको बताया था, देखो ध्यान से, CH3I हम ले लेंगे। ये एक प्रकार का एल्किल हैलाइड ही है भैया। जैसे देखो, एल्किल हैलाइड को हम लोग डिनोट करते हैं RX से, तो R जो होता है ना, वहां पे एल्किल ही लिया जाता है, जैसे मेथिल एथिल। तो यहां पे मैंने मेथिल आयोडाइड ले लिया, या इसको आयोडोमेथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 नाम है इसके, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे आपका एक होता है हैलो एल्केन और एक होता है एल्किल हैलाइड, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेथिल आयोडाइड। इसकी अपक्रिया हम करा देंगे सोडियम से। देखो हमने इसकी अपक्रिया करा दी सोडियम से, किसकी उपस्थिति में कराएंगे वो भी देख लो भैया। उपस्थिति जो होगी ना बच्चों, वो होगी शुष्क ईथर की। किसकी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन हम कराएंगे, तो हमारा बनेगा क्या, कहा जा रहा है कि एथेन बनता है। तो एथेन तो हमारा बन जाएगा, एथेन का फॉर्मूला होता है CH3 और CH3। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी
ये तो एथेन है, मैं मानता हूं, क्योंकि 2 कार्बन है, 1 से मेथेन, 2 से एथेन, तो यहां पे तो CH3 एक ही है। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि देखो CH3 इधर एक ही है सर जी, और इधर 2 हो गया, तो भैया क्या है, इसके आगे भी 2 लगा दो। ठीक है, तो ये भी CH3 2 हो गया, यानी कि हमारा एथेन बन गया। लेकिन अब इधर सोडियम एक है, इधर सोडियम है ही नहीं। ठीक है, तो इधर हम लिख देंगे प्लस, ध्यान से समझना, Na लिख देंगे, Na, और देखो इधर आई भी तो बचा है, तो आई हम लिख देंगे। अब आप लोग कहेंगे सर जी इधर Na तो एक है, चलो एक इधर भी हो गया, लेकिन आई 2 है और इधर एक ही आई है, तो इसके आगे 2 लगा दो। अब इसके आगे 2 लगाएंगे तो सोडियम भैया एक रह जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे भी 2 लगा दो, मतलब थोड़ा रिएक्शन बैलेंस करना सीखो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ले लिया मेथिल आयोडाइड के 2 अणु, ऊपर लिखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक A के 2 मोल। देखो यौगिक A जो हमारा है उसके 2 मोल आपको लेना है, तो देखो हमने इसका 2 मोल ले लिया। ठीक है, इसकी अपक्रिया सोडियम धातु से कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा एथेन बना, क्योंकि यहां पे एथेन बनाते हैं लिखा था। ठीक है, तो यही आपका जो होगा ना भैया, यही यौगिक A होगा, इसका नाम है मेथिल आयोडाइड, आप लिख दीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन, मेथिल आयोडाइड, और यही आपका यौगिक A होगा। अब मेथिल आयोडाइड के जगह पर आप मेथिल क्लोराइड भी लिख सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई एकदम मेथिल आयोडाइड ही लिखो। ठीक है, मेथिल क्लोराइड भी हो सकता है। ये तो आपका सोडियम है ही, इसको तो सबको पता है सोडियम है। ठीक है, दोनों का हमने जब रिएक्शन कराया भैया, तो हमारा फाइनली जो बना है वो बना है एथेन। क्या बना है, एथेन बना है। बस यही आपसे पूछा गया था। देखो ध्यान से, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम तथा एक यौगिक A अभिक्रिया करके एथेन बनाते हैं। देखो एथेन बना, दोनों ने रिएक्शन किया, तो यौगिक A क्या है, यौगिक A है आपका एल्किल हैलाइड, यानी कि मेथिल आयोडाइड आप लिख सकते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण दीजिए, मैंने रासायनिक समीकरण दे दिया। ठीक है, चलो इसको नोट करो। ये जो एथेन होता है ना, ये एल्केन के अंतर्गत आता है। जैसे एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। बस यही 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, मैंने देखा है। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है, और वैसे नॉर्मली 2 नंबर में आ जाता है, कभी कभी इंपॉर्टेंट है। देखो आज हम चैप्टर 6 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आप जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स मिल जाता, सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट वाला नोट्स जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, पेपर मिल जाता, वीडियोस मिल जाते, व्हाट्सएप के थ्रू आप नोट्स भेज देते। भैया मैं सब आपको देता हूं, बस आपको प्ले स्टोर से शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर हमारा क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर लेना है, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी बोर्ड एग्जाम तक पूरा। अगर भैया चाहिए तो आप मेरा नंबर लिख दीजिए 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू हमसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन देखो, नोट कर लिया होगा, फास्ट बनो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। एक होता है बच्चों क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म, या इसका एक और नाम है बच्चों ट्राइक्लोरोमेथेन। नाम सुना है कि नहीं सुना है भाई, बहुत इजी है, ट्राइक्लोरोमेथेन भी इसको बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। अगर क्लोरोफॉर्म प्रकाश एवं वायु के संपर्क में आ जाता है ना, तो वो अत्यंत विषैली गैस फास्जीन बना लेता है, जो काफी विषैली होती है। इसीलिए उसको प्रकाश और वायु के कांटेक्ट से बचाया जाता है, ताकि वो उसके कांटेक्ट में ना आ पाए और इतनी विषैली गैस बने ही नहीं। जब बनेगी नहीं तो लोग मरेंगे कैसे। तो देखो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में या तो आप रख दीजिए, सबसे पहला मेथड, या काले कागज में आप लपेट कर रख दीजिए, या अंधेरे में रख दो जहां वायु प्रकाश ज्यादा न जाता हो। ठीक है, तथा 1% एथिल अल्कोहल C2H5 लिख देना, C2H5OH की कुछ बूंद मिलाकर रखना चाहिए। इतने तरीके हैं। आप अगर आपको क्लोरोफॉर्म को प्रकाश एवं वायु के प्रभाव से बचाना है ना, तो या तो आप रंगीन बोतल में रख दो,
या काले कागज में लपेट कर रख दो, या अंधेरे में रख दो, या फिर 1% एथिल अल्कोहल की कुछ बूंद मिलाकर रख दो, काम खत्म, नहीं आएगा वो संपर्क में। चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देख लो। ये देखो रिएक्शन आ गया जिसकी बात कर रहे थे। तीसरा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते बच्चों। सबसे पहला है ऊर्ध्व अपक्रिया, दूसरा है ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, आपके केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन है, जैसे ऊर्ध्व अपक्रिया, ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, कार्बिलमीन अपक्रिया, एल्डोल संघनन, बहुत सारे रिएक्शन है, लगभग 15 नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, उन 15 नेम्ड रिएक्शन को अगर आपने पढ़ लिया 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गया। और उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन शुभम लेक्चरर, अगर आपने सर्च कर लिया भाई वीडियो मिल जाएगा, और देख लिया गलती से तो 7 से 8 नंबर कंप्लीट है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऊर्ध्व अपक्रिया क्या है। सिंपल सा है, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है। अभी जो मैंने बताया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, वही ऊर्ध्व अपक्रिया है। ठीक है, वही आपका ऊर्ध्व अपक्रिया है। मैंने क्या बताया था आपसे, मैंने बताया था एल्किल हैलाइड ले लो, ठीक है, उसकी अपक्रिया करा दो सोडियम से। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करानी है, ऊपर लिख दो भैया शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है। तो मैंने बताया था आपका एल्केन बनेगा, यानी कि RR बनेगा। ठीक है, और बनेगा आपका, देखो RR अगर बन रहा है तो इधर भी 2 लगेगा। ठीक है, अब और आपका जो बनेगा वो बनेगा 2NaX बनेगा, 2NaX। अब भैया इधर सोडियम 1 है, इधर 2 है, तो इधर भी 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया। तो जब हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है और सोडियम हैलाइड बनता है। यही ऊर्ध्व अपक्रिया है मेरे भाई, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सोडियम। अभी तो मैंने बताया था, लेकिन ये मैं दूसरे स्टाइल से बता रहा हूं, अभी एग्जाम्पल भी बताऊंगा। इसको बोलते हैं एल्केन, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों एल्केन। ठीक है, ये हो गया। और ये सोडियम हैलाइड है, बस यही है ऊर्ध्व अपक्रिया। बस मैंने R के जगह पर CH3 रख दिया था, X है हैलोजन, हैलोजन के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। ठीक है, तो मैंने आयोडीन रख दिया था बस, और ऐसे रिएक्शन करा दिया, हमारा एथेन बन गया था। ठीक है, तो ये तो हुआ केमिस्ट्री वाला स्टाइल, इसको पहले आप लोग नोट करो। ठीक है, चलो ये हो गया, इसको मैं इरेज करता हूं। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था CH3I 2CH3I, ठीक है, प्लस 2Na दैट गिव्स आउट ऊपर उपस्थित है शुष्क ईथर। ठीक है, तो मैंने बताया था अब क्या बनेगा बच्चा पार्टी, अब बनेगा वही चीज आपका CH3 और प्लस 2NaI। यही तो मैंने बताया था, वही चीज है। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, एल्केन बनता है। मैंने मेथिल आयोडाइड लिख दो बच्चों, यहां पे थोड़ा सा आई तो मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, आयोडाइड भी लिख सकते हो, क्लोराइड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया सोडियम से कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एथेन बना और सोडियम आयोडाइड बना। यही ऊर्ध्व अपक्रिया है। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं ना, तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनता है, यही ऊर्ध्व अपक्रिया है। ये मैंने आपको बता दिया था, ये है मेथिल आयोडाइड, ये है सोडियम, ये है एथेन। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं एथेन, बस हो गया। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो ऊर्ध्व अपक्रिया तो हमारा हो चुका है। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन देखते हैं बच्चों। ये ब्लैंक पेज है, इसके बाद में हमारा आता है ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया। भैया अगर आपने ऊर्ध्व अपक्रिया देख लिया तो ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया भी देख लो। अब ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया लगभग मिलता जुलता है, लेकिन इसमें कुछ फिटिंग कर दिया गया है, कुछ और यौगिक लाए गए हैं इसमें। देखो ध्यान से,
एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यहां पे वुड्स इस तरह लिख दीजिएगा, ठीक है, तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। मतलब यहां पे क्या होगा, हम एल्किल हैलाइड लेंगे, सोडियम भी लेंगे, लेकिन और भी एक यौगिक लेंगे, वो होगा एरिल हैलाइड। मतलब एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके क्या बनता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। इसी को हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखो ऐसे ही वुड्स आप यहां पे भी लिख देना, ठीक है। उदाहरण देखो, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया से टॉलुइन का बनना। मतलब हम एक एल्किल हैलाइड ले लेंगे, एक एरिल हैलाइड ले लेंगे, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो टॉलुइन बनेगा, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। जैसे हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं CH3I और एरिल हैलाइड हम लोग ले लेते हैं आयोडोबेंजीन यानी कि C6H5I। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं बच्चों सोडियम से। देखो मैंने करा दिया इसका रिएक्शन, ऊपर वही रहेगा शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ठीक है बच्चों। अब देखो बनेगा क्या, बहुत सिंपली समझो। ये C6H5 और यहां पे CH3 भैया आके जुड़ जाएंगे, CH3, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा टॉलुइन। इसी को हम टॉलुइन बोलते हैं। ऐसे इसका हम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। देखो ऊपर लिख दो CH3, ये होता है बच्चों टॉलुइन, ठीक है। बचेगा क्या, देखो सोडियम बचा और आयोडीन बचा, लेकिन आयोडीन 2 है, सोडियम 1 है। तो एक काम करो, यहां पे NaI तो लिख दो, लेकिन अब आयोडीन 2 है तो आगे 2 लगा देंगे। तो सोडियम भैया इधर 1 ही है तो इनको भी 2 कर देंगे, बस हो गया। हमने क्या किया है, ध्यान से समझो, एक एल्किल हैलाइड ले लिया, एक एरिल हैलाइड ले लिया, दोनों का रिएक्शन सोडियम से करा दिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमारा बन गया है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि टॉलुइन और प्लस आपका सोडियम आयोडाइड, तो बना ही बना है। इनका नाम है मेथिल आयोडाइड। ये एल्किल हैलाइड ही है बच्चों, मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड। इनका नाम है आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और इन भैया को जानते हो सोडियम है, इनका नाम है टॉलुइन, टॉलुइन नाम है इनका, ठीक है, टॉलुइन बन गया और सोडियम आयोडाइड। मतलब वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि टॉलुइन बनेगा और सोडियम आयोडाइड बनेगा, ठीक है। चलो इसको भी नोट करो फटाफट। चलो अगला देखते हैं भैया। तबीयत थोड़ी खराब है, आप लोग एडजस्ट कर लेना भाई अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि तबीयत भले ही खराब हो, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास आ रहा। 4 नंबर, DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। DDT क्या होता है, सिंपल है, एक टिप्पणी आपको लिखना है, वो मैं बता देता हूं, ध्यान से समझ लो बस। DDT क्या है, DDT का उपयोग एक संपर्क कीटनाशक यानी कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टाइड की भांति किया जाता है। सस्ता तथा शक्तिशाली होने के कारण मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, शलभ तथा कृषि पीड़कों को मारने के लिए इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मादा एनाफिलीज मच्छर तथा टाइफस वाहक जुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कीटनाशक के रूप में DDT का उपयोग विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ा। 1940 ईस्वी के अंत में DDT के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं सामने आने लगी। मतलब धीरे धीरे समस्या आने लगी सामने। कीटों की अनेक प्रजातियों ने DDT के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली। मतलब उनके प्रतिरक्षा तंत्र ने ना, कीटों के प्रतिरक्षा तंत्र ने इसके प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर दी, ठीक है।
तथा यह मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। जंतुओं द्वारा डीडीटी का शीघ्रता से उपापचय नहीं होता है, बल्कि यह वसीय ऊतकों में एकत्र तथा संग्रहित हो जाती है। यदि जंतु इसका निरंतर अंतर्ग्रहण करता रहता है तो समय के साथ इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है। अगर जंतु इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा ना, तो एक समय आएगा कि बहुत ज्यादा मात्रा उसके अंदर इसकी हो जाएगी। ठीक है, ये बढ़ी हुई मात्रा जंतुओं के जनन तंत्र पर विपरीत प्रभाव डालती है। इसके दुष्प्रभाव यानी कि इल इफेक्ट को देखते हुए यूएसए ने 1973 ईस्वी में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यद्यपि विश्व में अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है, मतलब कुछ लोग आज भी इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हमारा क्या है, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप देख सकते हो 2016, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सब में आया है, तो 26 में भी ये आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं भैया आखिर है क्या। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए एवं रासायनिक गुण भी लिखिए। मतलब आखिर हम प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाएंगे कैसे। क्लोरोबेंजीन कुछ इस टाइप से बनाते हैं बच्चों, शायद आपको पता ही हो। मतलब एक बेंजीन ऊपर ले लेंगे क्लोरीन, या इसका फॉर्मूला होता है C6H5Cl, यही तो आपका क्लोरोबेंजीन है। लेकिन आखिर इसको बनाएंगे कैसे। चलो, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि ध्यान से समझना। प्रयोगशाला में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl ठीक है तथा HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री, CuCl का जो नाम होता है क्यूपरस क्लोराइड होता है, ठीक है, तथा ये HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री पर गर्म करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। मतलब आपको अगर प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाना है ना, तो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लो, अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, उसको CuCl यानी कि क्यूपरस क्लोराइड तथा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो, तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कैसे बता दीजिए, तो देखो भैया, सबसे पहले हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एक बेंजीन रिंग हमने ऐसे बना दिया है, ऊपर हम लिख देंगे बच्चों N2Cl, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन कराएंगे, देखो ध्यान से, इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे ना, तो किसकी उपस्थिति में, CuCl और प्लस HCl की उपस्थिति में कराएंगे। ठीक है, लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो भैया हमारा बनेगा क्या, सिंपली है, ध्यान से समझ लो। तो यहां पे हमारा बनेगा मेन प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो बन जाएगा Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन। एक बेंजीन रिंग बनाओ, ऊपर Cl लिख दो, और दूसरा हमारा N2 गैस निकल जाएगा, क्योंकि यहां पे N2 देखो, ये आपका Cl तो हो गया, ये N2 कहीं जाएगा ना, तो ये N2 गैस बाहर निकल जाएगा। यही क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अब देखो, इनका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया। ठीक है, इनका नाम है क्लोरोबेंजीन, ये आपके हो जाएंगे, जो बना है मेन वो है क्लोरोबेंजीन। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको क्या लेना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उसका रिएक्शन कराना है क्यूपरस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देना है, बन जाएगा बच्चों क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। दिस इज द लैबोरेटरी मेथड टू मेकिंग द क्लोरोबेंजीन। मतलब यही क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। चलो इसको नोट करो फटाफट, तुरंत नोट करो, तभी तो आगे बढ़ेंगे भैया।
देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, सेम है, उसी को आप C6H5N2Cl, ये भी है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब उसी का फॉर्मूला है, वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, ये केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराना है CuCl और प्लस HCl की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो, ठीक है। मतलब वही चीज है, मैं दूसरी तरीके से लिख रहा हूं, तो हमारा बन जाएगा C6H5Cl, ठीक है, और बन जाएगा N2 गैस बाहर निकल जाएगी। ये भी तो वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन है भाई, बस मैंने वहां पे बेंजीन रिंग बना दिया था, यहां पे वही फॉर्मूला हो गया C6H5N2Cl, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सेम रिएक्शन मैंने कराया, ये बन गया क्लोरो बेंजीन, बस नोट कर लीजिए इसको, हो गया। चलो सिंपल है, कुछ था नहीं इसमें, रासायनिक गुण देख लेते हैं, और रासायनिक गुण और उपयोग जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखो भैया रासायनिक गुण क्या है, ध्यान से समझो। क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण पहले हम लोग कराएंगे। हैलोजनीकरण का मतलब किसी एक हैलोजन से रिएक्शन करा देंगे, दैट्स कॉल्ड हैलोनेजाइनेशन, मतलब हैलोजनीकरण, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, जब क्लोरोबेंजीन का किसी हैलोजन की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराया जाता है तो आर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है। मतलब जब आप भैया क्लोरोबेंजीन का किसी हैलोजन से हैलोजनीकरण कराएंगे तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, दैट्स अ क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण। चलो देख लेते हैं भैया रिएक्शन। पहले तो हम लेंगे वही चीज क्लोरोबेंजीन, क्योंकि उसी का रासायनिक हम लोग गुण देख रहे हैं, तो ये हो गया भैया क्लोरोबेंजीन। सिंपल है, इसको हम लोग करा देंगे रिएक्शन Cl2 से। देखो Cl2 क्लोरीन है, ये भी एक हैलोजन ही तो है, ठीक है। हमने रिएक्शन करा दिया, किसकी उपस्थिति में कराएंगे ये भी जान लो, तभी तो समझ में आएगा। तो उपस्थिति होगी FeCl3 की, FeCl3, ठीक है। अब FeCl3 का नाम क्या है, ये FeCl3 यानी कि फेरस क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड, ये फेरिक क्लोराइड होगा FeCl3। तो देखो अब हमारा बनेगा क्या, ध्यान से समझो। यहां पे बताया गया जब क्लोरोबेंजीन का किसी हैलोजन की उपस्थिति में हैलोजनीकरण हम लोग कराते हैं तो एक तो आपका बन जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक बेंजीन रिंग हमने बनाया, क्लोरीन आपका यहां पे ध्यान से समझो, एक रहेगा ऊपर और एक रहेगा साइड में, तो ये हो जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और दूसरा आपका एक और बेंजीन रिंग बनेगा, वही सेम प्रोसेस। ये देखो ये बेंजीन रिंग हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप एडजस्ट कर लेना, ये Cl और एक रहेगा नीचे Cl, ठीक है। अब ध्यान से समझो बच्चों, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसका मैंने हैलोजनीकरण कराया, मतलब क्लोरीन से रिएक्शन कराया फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमारा बन गया है, इसका नाम है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो हम ऐसे लिख देंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन, ठीक है। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये हो गया, और इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये दोनों बन गए, मतलब जब क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण कराओगे तो क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन से क्रिया कराओ फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपका बन गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब यहां पे Cl और यहां पे लगा होगा ऑर्थो होगा, यहां पे ऊपर नीचे है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। चलो इसको नोट कर लो, और जो हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होगा ना, यही हो जाएगा मुख्य उत्पाद, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मुख्य उत्पाद, यही होगा मेन प्रोडक्ट, मतलब जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है यही मेन प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा। चलो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तब आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलो बच्चों दूसरा,
क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। अब भैया यहां पे नाइट्रीकरण कराओगे तो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करा देना, सिंपल है। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ कम ताप यानी कि 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनती है। तो चलो इसको भी देखते हैं भैया। पहले हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन, सारे प्रोसेस सेम है। मैंने ले लिया यहां पे क्लोरोबेंजीन। अब यहां पे हमें रिएक्शन कराना होगा नाइट्रिक अम्ल से, यानी कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे रिएक्शन, नहीं नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 से इसका रिएक्शन करा देंगे। सिंपल है, समझ लो, ठीक है। उपस्थिति किसकी होगी? तो उपस्थिति जो यहां पे होगी ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 की होगी, ठीक है। और कितने डिग्री सेल्सियस पर? 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है। मतलब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने नाइट्रिक अम्ल से कराया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा? वही सेम प्रोसेस, ऐसे बनाओ एक बेंजीन रिंग, ठीक है। ऊपर कर दो आप लोग Cl और साइड में कर दो NO2 और प्लस ये दूसरा वाला हमारा एक बेंजीन रिंग बनेगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा Cl और नीचे हो जाएगा NO2। हो गया। चलो यही है रिएक्शन आपका बच्चों, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये हो गया। इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो क्लोरोबेंजीन का हमने रिएक्शन कराया नाइट्रिक अम्ल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये क्या बना भैया? ये बना आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। इसका नाम लिख देंगे आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। थोड़ा बड़ा नाम है भाई, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और इनका नाम होगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। हो गया। चलो इसको भी नोट करो फटाफट, तुरंत नोट करो। हमने कुछ किया नहीं है, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, नाइट्रिक अम्ल से उसका रिएक्शन कराया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को से 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बना और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हमारा बन गया। यही रिएक्शन होगा क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण का। सिंपल है, प्रोसेस सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण अब हम लोग कराएंगे भाई, ठीक है। ये भी रासायनिक गुण में आता है। देखो क्लोरोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाता है। अब इसको भी समझना पड़ेगा बच्चों। एक क्लोरोबेंजीन यहां पे भी ऐसे लेंगे, सिंपल है सारी चीजें। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, फिर से बना देते हैं, ठीक है। देखो एक क्लोरोबेंजीन हम यहां पर भी ऐसे ले लेंगे, थोड़ा सीधा उधा बनाया, मजा आएगा। ये हो गया बच्चों क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन कराना है सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी कि H2SO4 से, ठीक है। इसका हमने करा दिया सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन, ठीक। और इसको गर्म कर देंगे हम लोग H2O की उपस्थिति में, ठीक है। हमारा बनेगा क्या भाई? सब कुछ सिंपल ही है, समझ लो क्या बनेगा। ये हमारा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बच्चों Cl और साइड में हो जाएगा SO3H और प्लस दूसरा भी हमारा ऐसे बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा Cl और नीचे हो जाएगा SO3H। हो गया, बस सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है, हलवा है बिल्कुल। नाम तो उसका पता है क्लोरोबेंजीन, इसको बार बार बताने से कोई फायदा है नहीं, तो मैंने लिख दिया क्लोरोबेंजीन। इसका हमने रिएक्शन करा दिया सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो हमारा बन गया, इसका नाम है आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इसको लिख देंगे आर्थो, पेन चेंज करते हैं, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, ठीक है।
और इनका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। बस हो गया भैया, ये भी बहुत सिंपल सा था, शायद आप लोगों को समझ में आ चुका। कुछ नहीं है, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराया तो हमारा बना देखो Cl हो गया और यहां से SO3H हमारा इसमें आ गया, तो ये हमारा हो गया और ये साइड में यहां पे हो गया। तो ये है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये है पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बस हो गया। तो हमने 3 रिएक्शन देखे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो हमने देखा रासायनिक गुण में 3 चीजें, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण एंड क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। पहले हमने क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखी। बस हो गया, बस उपयोग लिख दो थोड़ा सा, इसका उपयोग कहां होता है क्लोरोबेंजीन का, तो देखो क्या होता है। विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में क्लोरोबेंजीन का यूज होता है। कीटनाशक पदार्थ DDT के निर्माण में क्लोरोबेंजीन का यूज होता है एंड फफूंदी नाशक डाई एजो रंजकों आदि के निर्माण में भी इसका यूज होता है। बस हो गया, यही था 5 नंबर में ये आपका प्रयोगशाला विधि, ये क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट आई होप कि आपको आज का ये इंटरेस्टिंग क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। ऐसे ही क्लासेस मैराथन आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करना, वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।